आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 9 का अध्याय नंबर 2 बहुपद। अब देखो बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बहुपद होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। बहुपद को देखो एक सिंपल सी भाषा में परिभाषित किया जाए तो हम कह सकते हैं कि किसी बीजीय व्यंजक में या फिर किसी बीजीय व्यंजक में जो चर राशि होती है उसकी घातें अगर धनात्मक हों, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातें धनात्मक पूर्ण संख्या हों तो उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद की एक सीधी सी परिभाषा हम कह सकते हैं, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातें धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्ण हो तो बहुपद कहलाता है। तो वह बहुपद कहलाता है। ये होगी आपके पास जो बहुपद दे रखा था उसकी परिभाषा की, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातें धनात्मक पूर्ण हो तो वह बहुपद कहलाता है। अब आपके पास एक बात समझ आई होगी, एक नाम दिखा होगा चर राशि। ये चर राशि क्या होती है, आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। चर राशि या फिर एक चर वाले रेखिक समीकरण वाला अध्याय जो दूसरा या पहला अध्याय होगा आपका, तो उसमें चर राशि के बारे में विशेष अध्ययन किया होगा। नहीं पढ़ा, नहीं ध्यान रहा तो फिर भी बता देते हैं। चर राशि होती है जिसका मान हम अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हमारी होती है चर राशि। जैसे अक्स है, अक्स का मान मैं 2 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ। अक्स कोई फिक्स तो है ही नहीं कि अक्स भाई 5 ही होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अपनी मर्जी से अक्स का मान चेंज कर सकते हैं। चर राशियों को ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड किसी से प्रदर्शित किया जा सकता है। एक होती है अचर राशि, चर राशि और एक अचर राशि। अचर राशि जो होती है इसका मान हमेशा फिक्स रहता है, इसको हम अपनी इच्छा अनुसार बदले नहीं सकते। ये तो बात होगी चर राशि की। अब एक परिभाषा में एक बात और आई थी, बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक जो होता है उसे हम परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी एक चर राशि अथवा अचर राशि के मध्य संक्रिया द्वारा बनाया गया समीकरण क्या कहलाता है, आपका बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर राशि व एक अचर राशि के मध्य कोई भी संक्रिया लगाकर, जैसे एक अचर राशि को चर राशि के साथ गुणा किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, और इस प्रकार निर्मित एक समीकरण आपका क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। लिख सकते हैं हमें बीजीय व्यंजक की परिभाषा, किसी चर व अचर राशि के मध्य, किसी चर व अचर राशि के मध्य, किसी चर व अचर राशि के मध्य कोई संक्रिया द्वारा बना समीकरण या बना व्यंजक आपका होगा बीजीय व्यंजक। अब ये बहुपद दो प्रकार से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो हमारा इन बहुपदों की घात के ऊपर, हाँ इनको एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे किसी आप बहुपद कहोगे, किसी आप बीजीय व्यंजक कहोगे। बीजीय व्यंजक अभी कहा कि एक चर राशि व अचर राशि के मध्य कोई संक्रिया द्वारा, जैसे मैंने चर राशि तो ले ली अक्स और इसके साथ में 2 जोड़ दिया और बराबर है 5, ये आपका एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा और ये आपका बहुपद भी होगा। अब बहुपद की क्या परिभाषा लिखी थी हमने कि यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर राशि की घातें धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या की बात कर रहा तो यहाँ चर राशि क्या है अपने पास अक्स, और अक्स की घात क्या दिखाई दे रही है हमें, एक ही दिखाई दे रही है। ये एक धनात्मक संख्या है और पूर्ण संख्या भी है, तो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है, आपका एक बहुपद भी कहलाएगा। उम्मीद है ये 2 बातें आपको बताई गई हैं, ये समझ आई होगी। बहुपद की परिभाषा और बीजीय व्यंजक की परिभाषा, एक चर राशि और एक अचर राशि। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो चरों की संख्या के आधार पर या पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, और दूसरा है घातों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। अब पदों की संख्या के आधार पर है, जैसे
किसी भी बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो तो उसे हम कहते हैं एकपदी। एकपदी बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जिसमें केवल एक ही पद हो। एक ही पद का मतलब हुआ या तो चर राशि वाला पद होगा या फिर अचर राशि वाला पद होगा। जैसे मैंने एक समीकरण लिख दिया 5x, ये बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि अक्ष के ऊपर घात सिर्फ एक ही है, वो एक पूर्ण संख्या है, ना तो माइनस की घात दे रखी है ना कुछ और है। यहाँ पर 5x स्क्वायर भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वह एक पद ही होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक चर राशि दे रखी है, एक अचर राशि दे रखी है, दोनों के मध्य कोई संक्रिया की बात हुई थी, संक्रिया गुणन संक्रिया इसमें लागू है, और अक्ष के ऊपर जो घात लगी हुई है वह धनात्मक पूर्ण संख्या है। इसलिए बहुपद के लिए जो शर्तें होनी चाहिए थी वो सभी शर्तें ये पूरा कर रहा है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये एकपदी बहुपद होगा। बाद में देखते हैं द्विपदी। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद होंगे, जिसमें दो पद होंगे। अब दो पद किस प्रकार से हो सकते हैं? 5x प्लस 2, यह आपका द्विपदी बहुपद होगा। एक पद तो इसमें ये हुआ 5x वाला और दूसरा पद 2 का दे रखा है। घातों के आधार पर देखते हैं, एक तो आता है अपना रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसमें क्या होगा? आपके पास जो समीकरण दे रखा होगा, जो बहुपद दे रखा होगा, उसमें चर राशि जो होगी उसकी घात केवल एक होगी। जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 1, यहां पर जो चर राशि है वो अक्ष है और अक्ष की घात कितनी है? एक ही है। दूसरा आता है अपना द्विघाती। द्विघाती में क्या होगा? आपकी चर राशि जो होगी उसकी घात 2 होगी। 2x स्क्वायर प्लस 4 लिख लो, या फिर आप लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2। इस तरह के जो भी समीकरण होंगे या जो भी बहुपद होंगे वो द्विघाती के होंगे, जिनमें चर राशि की घात सिर्फ एक दे रखी होगी, वो होंगे रैखिक बहुपद। अगली चीज डिस्कस कर रहे हैं अपन बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक का मतलब होता है, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि अगर किसी बहुपद में जो चर राशि दे रखी है उसके स्थान पर कोई अपन वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित कर दें और वो वास्तविक संख्या प्रतिस्थापित करने के बाद बहुपद का मान जो है वो 0 हो जाए, तो अपन उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यक कह सकते हैं। जैसे मेरे पास कोई बहुपद दे रखा है 2x माइनस 2, इसमें मैं x की जगह पर मान लो, x की जगह माना x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखते हैं तो 2 गुणा 1 माइनस 2 होगा। 2 गुणा 1 2, 2 माइनस 2 बराबर 0। अगर मैंने यही परिभाषा बताई बहुपद के शून्य की कि जब किसी बहुपद में चर राशि के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या रख दी जाए या वास्तविक संख्या चर राशि को प्रतिस्थापित कर ले और वो वास्तविक संख्या बहुपद के मान को शून्य कर दे, तो अपन उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यक कह सकते हैं। एक चीज और आती है इसमें, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब भी अपने पास कोई बहुपद, माना कोई बहुपद px है और जो बहुपद px है वो एक या एक से अधिक घात वाला हो सकता है, उस px बहुपद को अगर कोई रैखिक युग्म या फिर रैखिक बहुपद x माइनस 1 से भाग दिया जाता है, इस px में इस x माइनस 1 का भाग दिया जाता है और भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो p ऑफ a के बराबर आ जाए या फिर p ऑफ a जो है वो आ जाए 0 के बराबर, तो ये अपने इसे क्या कहेंगे? शेषफल प्रमेय कहेंगे। इसको अपन लिख सकते हैं, माना कोई बहुपद px जो एक या एक से अधिक घात वाला हो, अधिक घात वाला हो, को एक रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल p ऑफ a या p ऑफ a बराबर 0 प्राप्त हो।
ये आपकी क्या होगी, शेषफल पर में होगी। अब इसके बाद कुछ इसकी बीजीय सर्वसमीकाएं हैं जो इन बहुपदों को सरल करने के लिए या फिर बहुपदों को गुणा करने के लिए काम आएंगी, उन पर चर्चा करते हैं। इन कुछ बीजीय सर्वसमीकाओं पे हम जो चर्चा करने वाले हैं, ये बीजीय सर्वसमीकाएं आपके अभी स्कूल लाइफ में नहीं, आगे अगर आप कंपटीशन भी दोगे उनमें भी उपयोगी होंगी और हर जगह ये काम में आने वाली हैं। तो देखते हैं सबसे पहली सर्वसमीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि x प्लस वाई को x प्लस वाई के साथ ही गुणा किया गया, ठीक है। इसी से अपने पास प्राप्त होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद दूसरी सर्वसमीका आती है अपनी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसमें होता है, इसमें तो x प्लस वाई को गुणा किया गया था, इसमें x माइनस वाई और x माइनस वाई को गुणा किया जाता है, तब अपने पास प्राप्त होता है x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी सर्वसमीका होती है अपनी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसके बाद चौथी सर्वसमीका आती है अपनी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको हम व्यक्त कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। पांचवी सर्वसमीका हम लिख रहे थे x प्लस वाई की होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। और इसी को हम आगे गुणा करके, इसमें देखो इस ब्रैकेट में अंदर गुणा करके एक सर्वसमीका और बना सकते हैं, इसी की x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। अपने पास अध्याय 2.1 का एक प्रश्न दे रखा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में बहुपद है और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं है, और कारण भी उनका बताना है। तो सबसे पहला अपने पास एक समीकरण दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर मैंने एक बताई थी आपको बहुपद की परिभाषा की कौन सा एक चर में बहुपद होगा और कौन सा एक चर में बहुपद नहीं होगा। वे बहुपद जिनमें किसी भी चर राशि की जो घात होती है वो धनात्मक पूर्ण संख्या होती है, तो हम उसे बहुपद कह सकते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें घात कितनी है, x की घात 2 है, यहाँ पर एक x की घात है। मैंने बताया होगा आपको कि बहुपद की जो घात होती है, अधिकतम घात जो होती है किसी चर राशि की, वो अपने बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर चर राशि जो है वो x ही है, एक ही चर राशि दे रखी है, इस चर राशि की घात दे रखी है अपने पास 2, और अधिकतम घात भी यही है। एक तो घात दे रखी है x की घात 1 और दूसरी दे रखी है 2, तो अधिकतम घात की बात कर रहे हैं तो अधिकतम घात है 2। यहाँ चर राशि x की घात 2 है, तो बहुपद की घात भी 2 होगी, तो बहुपद की घात 2, और 2 क्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या, अतः यह एक चर में बहुपद होगा। अतः यह एक चर में बहुपद होगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब यहाँ पर अपने पास कुछ विद्यार्थी यहाँ अंडर रूट 2 को देखकर अचंभित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, जबकि भ्रमित होने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसमें अपने पास सिर्फ चर राशि की घातों के बारे में ध्यान देना है, अचर राशि की घातों के बारे में कोई ध्यान नहीं हमें देना। जब अपने पास चर राशि दे रखी है y, पहले सबसे पहले तो ये देखना कि इसमें चर राशियां हैं कितनी। चर राशि सिर्फ एक दे रखी है, वो भी y, और इसकी घात देखते हैं, इसकी घात दे रखी है 2। 2 एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं यह एक चर में बहुपद होगा, एक चर में बहुपद होगा। रीजन पूछा जाए इसका, तो रीजन आप बता सकते हो कि इसमें जो चर राशि है वो एक ही है। पहली बात तो ये कि एक ही चर राशि है। दूसरी बात है जो चर राशि की घात है वो एक धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है इसमें
3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर देखो इस √2 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, पर यहाँ पर √t एक चर राशि है। पहली बात तो हमें चर राशियां देखनी है कि चर राशियां इसमें कितनी दे रखी है, तो t और t एक ही चर राशि है। ऐसा तो है नहीं कि t और y दो दे रखी है, एक t दे रखा है। अब इस t की घात के बारे में देखते हैं। यहाँ पर तो t की घात 1 है, पर यहाँ पर t की घात 1/2 दे रखी है। ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। t की घात 1/2 जो है चर राशि t की घात 1/2 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह क्या होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, यहां पर देखोगे आप इसके हल में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जब मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, किसी भी चर राशि को हर की संख्या में दे रखा है, किसी भी चर राशि को हर में दे रखा है, अगर उसको अंश में लेकर जाते हैं तो उसकी जो घात होती है वो माइनस की हो जाती है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। 1/y बराबर जो होता है, इसको y इनवर्स भी लिख सकते हैं हम। y की जो घात नीचे 1 थी वो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो इसको अपन ऊपर लेके जाते हैं तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं y प्लस 2y इनवर्स, कुछ इसी तरह लिखा जाएगा। अब अपन देखते हैं, चर राशि तो एक ही दे रखी है, परंतु चर राशि की घात माइनस में जा रही है, जबकि बहुपद की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि चर राशि की घात जो है वो एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जबकि यहाँ तो एक ऋणात्मक पूर्ण संख्या जा रहा है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं यह भी एक चर में बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा। तीसरा लास्ट दे रखा है 5वां एग्जाम्पल, x की घात 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की घात 50। अब अपने से प्रश्न में पूछा गया है कि क्या एक चर में बहुपद होगा। यहाँ आप चर राशियां देख रहे हो, x, y और t, 3 चर राशियां दे रखी हैं, तो यह एक चर में बहुपद न होकर के 3 चरों में बहुपद होगा। यह एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद न होकर 3 चरों में बहुपद होगा, 3 चरों में बहुपद होगा। क्यों होगा भाई? ये बहुपद होने के लिए अपने पास पहली बात तो यह थी कि जो चर राशियां दे रखी हैं उनकी घात धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यहाँ पर घात 10, 3 और 50 दे रखे हैं, जो धनात्मक पूर्ण संख्या तो है, परंतु प्रश्न में पूछा गया था कि क्या एक चर में बहुपद होंगे। यहाँ पर चर राशियां दे रखी हैं 3, इसलिए एक चर में बहुपद न होकर के 3 चरों में बहुपद होगा। अगला एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। अब प्रत्येक बहुपद की घात पूछी गई है, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो चर राशि होती है उस चर राशि की अधिकतम घात जो होगी वो आपके बहुपद की घात कहलाएगी। अब हम देखते हैं इस व्यंजक में चर राशि को क्या दे रखी है, सिर्फ एक अक्ष दे रखी है। अब अक्ष की अधिकतम घात आप देखोगे, अक्ष की अधिकतम घात है 3। चर राशि अक्ष की अधिकतम घात बराबर 3, तो हम कह सकते हैं बहुपद की घात भी क्या होगी, 3 होगी। बहुपद की घात 3 होगी। इसी तरह से अपना दूसरा एग्जांपल दे रखा है 4 - y²। यहाँ पर चर राशि आपके पास y दे रखी है और y की घात दे रखी है 2, तो आप लिख सकते हो चर राशि की घात जो है 2 है, तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2 ही होगी। बहुपद की घात 2। तीसरा एग्जांपल दे रखा है 5t - √7। तो t अपने पास देखना, हमें तो चर राशि देखनी है, बाकी चर राशि से हमें कोई मतलब नहीं है, इनके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, हमें सिर्फ ध्यान देना वो चर राशि के ऊपर ध्यान देना। वो चर राशि दे रखी है t, इस t की घात अधिकतम कितनी दे रखी है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर घात नहीं लिख रखी तो हम इसके ऊपर घात 1 मान सकते हैं, इसलिए बहुपद की घात होगी यहाँ पर 1। बहुपद की घात बराबर 1। फिर यहाँ 1 दे रखा है सिर्फ 3 ही, इसमें अपने पास कोई चर राशि दिखाई नहीं दे रही। अब मैं मान सकता हूं इसके साथ में 3y के ऊपर घात 0। मैंने आपको बताया था और आप पिछले कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी चर या अचर राशि के ऊपर घात 0 लगा दी जाए, किसी भी चर या अचर राशि के ऊपर घात 0 लगा दी जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है। y के ऊपर घात 0 है तो इसका मान हमेशा और हमेशा केवल 1 होता है। तो यहाँ पर मैं इसका मान 1 लिखूँ तो वापस 3 ही प्राप्त होता है। 3 को 1 से गुणा करते 3 ही आता है। तो हम यहाँ पर बहुपद की घात या फिर चर राशि की घात कितनी बता सकते हैं, 0 बता सकते हैं।